गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमरेश राज नारायण आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी थ्योरी को समझने से पहले उसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो टोटली रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज मेनली मेटल्स का एक लिस्ट होता है। क्या होता है? मेटल्स का लिस्ट होता है, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। लिस्ट है तो लिस्ट में कुछ नाम होगा, उसी तरीके से हमने कुछ नाम दिया है। ये नाम हम ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऊपर का मतलब कि जो एलिमेंट या जो मेटल ऊपर में होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होते जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो मेनली मेटल्स का होता है। मेटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल उससे कम रिएक्टिव हैं। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर लिखा है, जो मेटल्स उससे कम रिएक्टिव हैं वो उसके नीचे लिखा हुआ है। सिर्फ एक नॉन मेटल दिया गया है, ये आपका हाइड्रोजन। ये क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरीके से है। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ऊपर है। इट मीन्स कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब अगर हमको पता करना होगा कि कैल्शियम और हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखेंगे कि इस लिस्ट में ऊपर की तरफ कौन रखा हुआ है। जो एलिमेंट ऊपर में होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले से। मतलब कि कैल्शियम यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है। इट मीन्स कि कैल्शियम जो है हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पे कहा जाए कि कैल्शियम और यहाँ पे पोटेशियम, इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे पोटेशियम हो गया। ठीक है, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये नीचे जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसी तरीके से जो ये जिंक है, ये आयरन, लीड, कॉपर, मरकरी, इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लिस्ट में ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो लिस्ट में नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि मेटल के पास अगर कोई आयन जाए तो मेटल कितना जल्दी उससे रिएक्शन कर लेगा। ध्यान से सुनना, जो मेटल जितना जल्दी रिएक्शन कर लेता है उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है, और जो मेटल रिएक्शन करने में ज़्यादा समय लगाता है उसको हम लेस रिएक्टिव कहते हैं। यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखा है। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको समझ में आना चाहिए। ये देख रहे हैं, इसके कहने का मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। A जो है वो X का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि A न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका? X का। क्यों? क्योंकि B जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। इतना क्लियर? जो न्यूमरेटर में लिखा रहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डिनोमिनेटर में लिखा रहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर है? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो हमारा X भी इंक्रीज करेगा, अगर A डिक्रीज करेगा तो हमारा X भी डिक्रीज करेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एकदम उल्टा होता है। इसका मतलब कि अगर हमारा B जो है वो इंक्रीज करेगा तो हमारा जो X है वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। अगर B बढ़ेगा तो X घटेगा, अगर B जो है वो घटेगा तो X बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? एकदम सीधा, अगर A बढ़ा तो X भी बढ़ेगा, A घटा तो X भी घटेगा। क्यों? क्योंकि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B
जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए b के बढ़ने पर x घटेगा और b के घटने पर x बढ़ेगा। इतना क्लियर है। अब यही वाला चीज़ यहाँ पे हो रहा है। क्या यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखिए कि अगर कोई मेटल जो है रिएक्ट होने में ज़्यादा समय लगा रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, अगर कोई मेटल रिएक्ट करने में ज़्यादा समय लगा रहा है तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई मेटल रिएक्ट करने में कम समय लगाता, अगर ये कम हो जाएगा तो ये क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे यहाँ दूसरे वाले में देखो, जो मेटल या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से दे दे, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब जो एलिमेंट या मेटल आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत किए और बिना ज़्यादा समय लगाए जितना जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, वो वाला मेटल या वो वाला एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उनसे जो कि इलेक्ट्रॉन्स देने में ज़्यादा समय लगा रहे हैं या दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। इतना समझ में आया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गया। बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखना है, एक ऐसा मेटल या एलिमेंट जो कि कम समय लगाए, और कम समय लगाए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। जो एलिमेंट या मेटल्स कम समय लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को देने में, मतलब कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को जो देने के लिए हाजिर हो, उसको हम हाई रिएक्टिव मेटल कहते हैं। और जो मेटल या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को देने में ना नुकुर करे या थोड़ा परेशानी करे कि नहीं हम अभी नहीं देंगे, हमको ये टेम्परेचर चाहिए, हमको इतना प्रेशर चाहिए, हमको वो चाहिए वो चाहिए, जो नखरे करे, वैसे एलिमेंट जो होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो हाई रिएक्टिव, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, देर लगाएगा, समय लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो लो रिएक्टिव। इतना समझ में आया। अगर आपको ये 2 चीज़ समझ में आता है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर, कि मेटल कितना टाइम ले रहा है रिएक्ट करने में, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा टाइम लिया रिएक्ट करने में तो लेस रिएक्टिव, और अगर कम टाइम लिया रिएक्ट करने में तो हाई रिएक्टिव। इतना क्लियर है। दूसरा नंबर क्या कहता है कि जो इजीनेस टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट या मेटल जितना जल्दी और आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो मेटल और इलेक्ट्रॉन्स जितना देर लगाएगा, जितना समय लगाएगा, जितना तकलीफ़ें पैदा करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में, इलेक्ट्रॉन्स को देने में, वो उतना ही लो रिएक्टिव होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम फिर से दोबारा टेबल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक पूरा लिस्ट है, ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ऊपर में हाई रिएक्टिव, उसके नीचे उससे कम 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 रिएक्टिव। यहाँ पे आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि आयरन जो है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जल्दी दे देगा हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा समय लगाएगा या ज़्यादा एनर्जी खाएगा आयरन की तुलना में। मैग्नीशियम और जिंक ये दोनों को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम ऊपर है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है जिंक से, क्योंकि जिंक जो है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही आसानी से दे रहा है, और ये जो जिंक है ये समय लगा रहा है। ठीक है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तब जा कर के ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इसीलिए हमारा जो मैग्नीशियम है वो क्या हो गया, हाई रिएक्टिव, और जो हमारा जिंक है वो क्या हो गया, लो रिएक्टिव। लेकिन अगर यहीं पर हम जिंक का कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ करें तो यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो होगा वो हाई रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देता। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जो आसानी से क्यों नहीं जा रहे हैं, पहले ध्यान से समझिए। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को क्यों देता है? अगर आपने 9th क्लास का एटम्स, मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्यों देता है। वो इसीलिए देता है ताकि लो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो और हमको स्टेबल कर दो। इलेक्ट्रॉन्स देने का सिर्फ एक ही कारण है कि हर एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो हो वो पूरा भर जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए और उसको किसी और के साथ रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत ना रहे। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो जो एलिमेंट या जो मेटल जितना जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब कि वो उतना ज़्यादा उतारू है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि उनको स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है जितना ज़्यादा जल्दी स्टेबिलिटी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को है, ठीक है। तो यही छोटा सा डिफरेंस है कि हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रकाश डाला और इसका क्या यूज होगा वो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या यूज होगा। यहाँ पर इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं टोटल के टोटल क्या है, मेटल्स हैं। सिर्फ एक जो एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है। लेकिन ये जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो प्लस चार्ज बनाते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले कोई भी एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं टोटल के टोटल वैसे एलिमेंट हैं जो कि मेटल्स हैं। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, जो कि ये हाइड्रोजन है। और सारे एलिमेंट जो हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट। जब मैं एलिमेंट बोलता हूँ तो उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों शामिल हो जाते हैं। जब मैं मेटल बोलता हूँ तो इसका मतलब कि मैं सिर्फ मेटल बोलता हूँ। मेरे एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं एक एक वर्ड साध साध के बोलता हूँ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज आसानी से बन सकते हैं। इसीलिए वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें लिखे गए हैं और इसीलिए हाइड्रोजन को इसमें ऐड किया गया है। हाइड्रोजन किन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इन चारों से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो हाइड्रोजन है बाकी सारे ये जो मेटल्स हैं उनसे लो रिएक्टिव है, ठीक है। तो आई होप कि जहाँ तक इसको अच्छे से हो सकता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिव है, उसके नीचे वाले उससे लो रिएक्टिव हैं। इतना समझ में आ गया? कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम दोबारा से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को समझने के लिए और केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सभी रिएक्शंस को समझने के लिए आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए हम वहाँ पर इसके बृहद कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज का प्रयोग होता है। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे को इंस्टा कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।